हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस लेक्चर में हम डीयू यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च मेथोडोलॉजी के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और जैसे कि आपको पता है, डीयू यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का स्केड्यूल रिलीज हो चुका है। उस पर मैंने डिटेल में एक नोटिफिकेशन वीडियो बनाया है, जिसको मैंने आज सुबह ही रिलीज कर दिया था। तो आपको पता है कि डीयू यूनिवर्सिटी के जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, उसकी डेट रिलीज हो चुकी है। जो आपका एग्जामिनेशन है 17 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा। 3 शिफ्ट्स में 3 स्लॉट्स में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो जिसमें आपका पेपर 1 जो है ये रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट और रिवीजन पीडीएफ आपको देखने मिलेगा। तो ये सारा जो कंटेंट है आपको 2 लैंग्वेजेस में हम प्रोवाइड करते हैं, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो आपको बायलिंगुअल लैंग्वेज में हमारा एक कोर्स देखने मिलता है। देन उसके बाद मैं आपको बता दूं, 100% गारंटी है। यहाँ पर हम हमारे कोर्स की 100% आपको पासिंग गारंटी देते हैं। यानी हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको। तो याद रखिएगा, सब कुछ हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं विद अ मिनिमम प्राइस। तो आपको ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द आपको प्रिपरेशंस को स्टार्ट करना है। उसके लिए आपको कोर्स को परचेस करना होगा, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन पर जो हमारा नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक मैंने आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा है। और आपके जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का स्केड्यूल रिलीज हो चुका है एनटीए की तरफ से, सो वो डिटेल वीडियो जो है, डिटेल वीडियो के भी लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखी है, जिससे कि आप खुद भी उस वीडियो को एक बार देख सको। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द टुडेज सेशन। तो एक बारी एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छे तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं और 1500 प्लस एमसीक्यूज, रिविजन पीडीएफ। ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है। क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आप जितना सफिशिएंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। सो हमारे ये जो कोर्स है, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन, a research paper is a brief report of research work based on। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आप आपके रिसर्च पेपर में आपका जो रिसर्च का वर्क है उसको आप ब्रीफ में बताते हो, आपने क्या क्या आपके रिसर्च का वर्क है, आपने क्या क्या रिसर्च में काम किया है। सो रिसर्च पेपर में आपका जो भी आपके रिसर्च का वर्क होता है वो कौन से डेटा पर बेस्ड होता है, हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, रिसर्च में 2 टाइप का डेटा होता है। एक होता है आपका प्राइमरी डेटा और एक होता है आपका सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिसमें रिसर्चर डेटा को खुद जनरेट करता है, जैसे क्वेश्चनर्स के थ्रू, सर्वेस के थ्रू, इंटरव्यूज के थ्रू, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, इन सारे मेथड्स के थ्रू रिसर्चर खुद डेटा को जनरेट करता है। सो वो आपका आ जाता है प्राइमरी डेटा में। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? जो रिसर्चर खुद जनरेट नहीं करता है, जो कि ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है, ऑलरेडी जो अवेलेबल डेटा होता है उसी को रिसर्च अपने रिसर्च में यूज करता है। अब ऑलरेडी पब्लिश डेटा हो सकता है आर्टिकल्स में, जर्नल्स में, न्यूज़पेपर्स में, ओके। इस सारे में आपकी जो इंटरनेट्स के थ्रू आप डेटा लेते हो तो वो ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है, तो वो आपका हो जाता है सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो रिसर्चर खुद जनरेट करता है, और सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो रिसर्चर खुद जनरेट नहीं करता है, बल्कि ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होता है, ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। अब रिसर्च पेपर में रिसर्चर अपनी वर्क में
जब रिसर्चर रिसर्च करते हैं तो रिसर्चर प्राइमरी डेटा का यूज करते हैं एज वेल एज सेकेंडरी डेटा का भी। प्राइमरी डेटा जो रिसर्च में रिसर्चर ने खुद जनरेट किया होगा, और सेकेंडरी डेटा मतलब रिसर्चर ने जो टॉपिक पर रिसर्च करते हैं रिसर्चर, कुछ पुराने रिसर्चर का आर्टिकल्स, उनका कुछ कंटेंट यूज करा होगा। तो रिसर्च पेपर में दोनों भी टाइप का डेटा इन्वॉल्व होता है, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो रिसर्च पेपर में दोनों भी टाइप का डेटा होगा, आपको याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका जो रिसर्च वर्क करते हो, रिसर्च में आप जो भी टॉपिक पर रिसर्च करते हो, तो आप रिसर्च का वर्क आपका सारा रिसर्च पेपर में बताते हो। सो रिसर्च पेपर में आप दोनों भी टाइप का यूज करोगे डेटा, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द सैंपल इज लाइकली टू। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, अगर आपने आपके सैंपल्स का साइज इंक्रीज कर दिया तो उस केस में आपके सैम्पलिंग एरर्स और नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब सैंपल साइज क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए। सैंपल साइज क्या होता है, जैसे आपको पता है पॉपुलेशन का जो सबसेट होता है वो आपका सैंपल होता है, ओके। और सैंपल साइज क्या होता है कि आप कितने सैंपल्स चूज करने वाले हो। अगर आपके मान लो पॉपुलेशन में टोटल 100 मेंबर्स है और उसमें से आपने 90 चूज कर लिया, सो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका सैंपल्स का साइज बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा, क्योंकि आपने पॉपुलेशन में जो मेंबर्स चूज करा है वो बहुत ज्यादा चूज करा है, 90 लोगों को चूज करा है और सिर्फ 10 लोगों को छोड़ दिया है। तो इस केस में आपके सैंपल्स का साइज बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा। अब सैंपल्स में दो टाइप के एरर्स होते हैं, एक होता है आपका सैम्पलिंग एरर और दूसरा होता है नॉन सैम्पलिंग एरर्स। अब सैम्पलिंग एरर्स क्या होता है, सैम्पलिंग एरर की डेफिनेशन होती है डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक। तो ये हो जाएगा आपका सैम्पलिंग एरर्स की डेफिनेशन। अब मान लो फॉर एग्जांपल इसका मीनिंग, इसको और अच्छी तरीके से हम समझते हैं। सैम्पलिंग एरर इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन मीन, मतलब पॉपुलेशन का जो मीन है, आपने समझ लो पॉपुलेशन की आप हाइट मेजर कर रहे हो। सो एवरेज लोगों की हाइट कितने के बीच में आ रही, कितने इंचेस है, एवरेज लोगों की हाइट 5 इंचेस आ रही है, सो उसका मीन माइनस सैंपल्स का मीन, ओके। अब मान लो इस केस में अपने 100 मेंबर्स है पॉपुलेशन में, उनका एवरेज हाइट 5 इंचेस है और आपने जो सैंपल लिया है उस केस में सैंपल का जो एवरेज आ रहा है, इस केस में जो मीन आ रहा है, मीन का मतलब ही एवरेज होता है, जो मीन आ रहा है उसमें आपकी आ रही है वैल्यू, एवरेज मेंबर्स की जो हाइट है उनकी वैल्यू आ रही है 4.5 इंचेस, मतलब 0.5 का ही डिफरेंस है, ओके। तो यहाँ पर बहुत कम डिफरेंस है, सैंपल्स के मीन में एंड पॉपुलेशन के मीन में बहुत कम डिफरेंस है। मतलब अगर आप जितनी ज्यादा सैंपल साइज लोगे उतना ज्यादा आपका एरर, सैम्पलिंग एरर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो यहाँ पर आपका जो सैम्पलिंग एरर है इस केस में डिक्रीज हो जाएगा, मतलब अपने जितना ज्यादा आपका सैंपल साइज लोगे उतना ज्यादा आपका सैंपल एरर्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, उतने ज्यादा आपके एरर्स कम हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट पार्ट गिवन है आपको, बट इंक्रीज नॉन सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर होता क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए। नॉन सैम्पलिंग एरर मतलब जब आपका सैंपल से आप डेटा कलेक्ट करते हो, कलेक्ट करने के टाइम पर जो एरर होते हैं उसे हम कहते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर, जो मिस्टेक्स हो जाती है डेटा कलेक्ट करने के टाइम। जैसे आपने यहाँ पर आपका सैंपल्स का साइज बहुत ज्यादा है, तो आपके जो नॉन सैम्पलिंग एरर होते हैं उसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे टैबुलेशन एरर। टैबुलेशन एरर क्या होता है, जैसे आपने जो आपको जो सैंपल से इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो डेटा मिल रहा है, आप उसको क्या करोगे, एक टेबल में फिल करते हो सारी इंफॉर्मेशन। अब उस टेबल में आप जब इंफॉर्मेशन फिल करोगे तो क्या होगा, आपसे जो बहुत ज्यादा डेटा है थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाएंगी, एरर्स हो जाएंगे। बहुत ज्यादा डेटा होने की वजह से आपको जो इंटर करना है डेटा उसमें थोड़ी मिस्टेक्स हो जाएंगी। अब रिस्पोंडेंट एरर हो सकता है, मतलब रिस्पोंडेंट जो एरर कर रहा है समटाइम्स आपने उसको रॉन्ग रिकॉर्ड कर दिया होगा, बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको, तो जितना ज्यादा आपका सैंपल्स का साइज होगा याद रखिएगा उतना ज्यादा आपका नॉन सैम्पलिंग एरर होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज अगर जितना ज्यादा आपका सैम्पलिंग का साइज होगा उतना ज्यादा आपका सैम्पलिंग एरर्स डिक्रीज हो जाएगा, और जितना ज्यादा आपका सैंपल का साइज होगा उतना ज्यादा ही आपके जो नॉन सैम्पलिंग एरर्स होने के चांसेस हो जाएंगे। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, डिक्रीज सैम्पलिंग एरर्स बट इंक्रीज नॉन सैम्पलिंग एरर्स। नेक्स्ट,
Setting quotas for hard to reach respondents is one way to minimize dash bias. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्चर पहले ही कोटास को सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर हार्ड टू रिच रिस्पोंडेंट. हार्ड टू रिच रिस्पोंडेंट मतलब ऐसे रिस्पोंडेंट जिन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो उस केस में रिसर्चर कौन से बायस को मिनिमम कर देते, मिनिमाइज कर देते, हमें ये फाइंड आउट करना है. अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या होगा, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. मान लीजिए एक ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिन तक रिसर्चर को पहुंचना बहुत मुश्किल है. ये बहुत इजी टू अवेलेबल नहीं है, इन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो इस केस में रिसर्चर क्या करेंगे, पहले से ही कोटा फिक्स कर लेंगे. मतलब मान लो रिसर्चर के पास 100 सर्वेस के पेपर्स है. तो इस केस में रिसर्चर क्या करेंगे, पहले से ही कोटा सिलेक्ट कर लेंगे कि ऐसे लोग जिन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है. उस केस में रिसर्चर करेंगे ऐसे लोग जो हार्ड टू रीच है, जो मुश्किल से, जो इजीली अवेलेबल नहीं है, उनको मैं सिर्फ 10% लोगों को, ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर लूंगा. और जो बाकी रिमेनिंग 90% लोग हैं वो ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर लूंगा जो इजी टू अवेलेबल है, जिन तक पहुंचना बहुत इजी है. तो ऐसे लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे. तो इस केस में रिसर्चर का क्या कर रहे हैं, ऐसे लोग जिन तक रिसर्चर को पहुंचना बहुत मुश्किल है, वो इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उनको क्या कर रहे हैं रिसर्चर, उनका रेशियो ही कम कर दे रहे हैं. इस केस में उनको बस 10% ही ले रहे हैं. तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, हार्ड टू रीच है, मतलब बहुत मुश्किल से मिलेंगे ये लोग, तो ये जाहिर सी बात है कि इनसे रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा. तो इस केस में रिसर्चर कौन से बायस को मिनिमाइज कर दे रहे हैं, नॉन रिस्पॉन्स. नॉन रिस्पॉन्स क्या होता है, ऐसे रिस्पोंडेंट जिनसे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो उसको कहेंगे नॉन रिस्पॉन्स. इस केस में रिसर्चर नॉन रिस्पॉन्स बायस को मिनिमाइज कर दे रहे, उनको कम कर दे रहे. दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉन रिस्पॉन्स बायस. नेक्स्ट, detailed and unambiguous instructions are particularly important for. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा सर्वे होता है, ऐसा कौन सा मेथड होता है जिसमें रिसर्चर डिटेल में, और अनएम्बिगुअस का मतलब होता है क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि जो रिस्पोंडेंट्स है वो इजीली उन क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स कर सके. ऐसा कौन सा मेथड होता है. सो वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए, इंटरव्यूअर एडमिनिस्ट्रेड पर्सनल इंटरव्यूज. अब इंटरव्यूअर है मतलब मान लो रिसर्चर है, एक रिसर्चर एक एक्सपर्ट से, कोई पर्सनालिटी है, उनसे कोई इंटरव्यू ले रहे हैं, तो पर्सनल इंटरव्यू है. तो उसमें अगर जो इंटरव्यू दे रहा है, जो रिस्पोंडेंट्स है, अगर उनको कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट है, तो वो उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं. तो इस केस में यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट्स है उनको असिस्ट करने के लिए इंटरव्यूअर है. तो इस केस में इतना डिटेल में और क्लियर में इंस्ट्रक्शन रिसर्चर प्रोवाइड नहीं करेंगे. सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा. देन ऑप्शन बी, कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन सर्वे, एंड ऑप्शन डी, कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यूज. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, टेलीफोन सर्वे और पर्सनल इंटरव्यूज कराया जा रहा है कंप्यूटर के थ्रू. तो क्या हो रहा है, अगर आप समटाइम्स अगर आप कोई क्वेश्चन फिल करते हो तो कभी कभार आपको कंप्यूटर भी असिस्ट करता है. तो इस केस में अगर आपसे कुछ मिस्टेक्स हो रही है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट है, तो आपको कंप्यूटर भी असिस्ट करता है. तो यहाँ पर इतनी जरूरत नहीं होती है कि डिटेल और क्लियर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया जाए रिस्पोंडेंट्स को. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी और डी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा. देन अब बच गया आपका ऑप्शन सी, मेल सर्वे. मेल सर्वेज में क्या होता है, रिसर्चर डिटेल में और क्लियर रिस्पोंडेंट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि वो क्वेश्चंस को इजीली फिल कर सके. क्योंकि मेल सर्वेज में क्या होता है, ना ही यहाँ पर रिसर्चर होते हैं, ना ही यहाँ पर कोई कंप्यूटर होता है जो उनको असिस्ट कर सके, जो रिस्पोंडेंट्स को असिस्ट कर सके. क्योंकि मेल सर्वेज में उनको एक सेट्स ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप ये फिल कर सेंड कर दीजिए. तो इसमें क्या होता है, जो रिस्पोंडेंट्स है उनको असिस्ट करने के लिए कोई नहीं होता है, इसलिए मेल सर्वेज में उनको डिटेल में और क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है ताकि वो इजीली उन क्वेश्चंस को फिल कर सके और बाद में रिसर्चर को वो जो क्वेश्चन है, जो उनका रिस्पॉन्स है, वो सेंड कर सके. तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. मेल सर्वे ऐसे सर्वे होता है जिसमें रिसर्चर डिटेल में और क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि रिस्पोंडेंट्स उन क्वेश्चन को इजीली फिल कर सके. दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मेल सर्वेज. नेक्स्ट, eliminating a respondent survey due to many questions being left blank is referred to as. इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कि डेफिनेशन किस डिलीशन की डेफिनेशन होगी.
सो इस डेफिनेशन में हमें बताया गया है कि जो रिस्पोंडेंट्स का रिस्पॉन्स होता है, अगर मान लो एक फॉर्म दिया गया है रिस्पोंडेंट्स को और उस फॉर्म में रिस्पोंडेंट ने कुछ क्वेश्चंस ब्लैंक रख दिए, कुछ क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स नहीं किए, तो इस केस में क्या होता है, उनका जो पूरा फॉर्म होता है पूरे फॉर्म को एलिमिनेट कर दिया जाता है, पूरे फॉर्म को डिलीट कर दिया जाता है। तो ये कौन से डिलीशन की डेफिनेशन होगी? सो ये आपकी डेफिनेशन होगी केस वाइज डिलीशन की। तो रिमेंबर, आपको डिलीशन में जो दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है बस वही याद रखनी है। फर्स्ट पेयर वाइज डेफिनेशन एंड सेकेंड इज केस वाइज डेफिनेशन। अब पेयर वाइज डेफिनेशन क्या होती है? मान लो आपके पास जो क्वेश्चन है x1, x2 एंड x3, आपके पास ये 3 क्वेश्चन है। ओके, तो आपने क्या करा, ये x1 का आपने रिस्पॉन्स नहीं करा, आपने इसको ब्लैंक रख दिया, लेकिन आपने x2 और x3 को रिस्पॉन्स कर दिया। तो इस केस में पेयर वाइज डिलीशन में क्या होता है, रिसर्चर इसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन ये जो x2 x3 क्वेश्चंस होंगे ना आपके, उसको रिसर्चर एनालाइज करेंगे, उनको देखेंगे, उनका जो आपका रिस्पॉन्स है उनको एनालाइज करेंगे, उसको इग्नोर नहीं करेंगे। बट आपने जिसको ब्लैंक रख दिया, जिस क्वेश्चन को, उसको कंसिडर नहीं करेंगे, और जिसको फिल किया है उसको एनालाइज करेंगे, उस क्वेश्चंस को, उनके आपके रिस्पॉन्स को एनालाइज करेंगे। लेकिन केस वाइज डिलीशन में क्या होता है, अगर आपने x1 का, यहाँ पर आपने जैसे कि सेम एग्जांपल इसके भी लिए हम लेंगे, x1 का जैसे आपने रिस्पॉन्स नहीं करा, आपने इसको ब्लैंक रख दिया, लेकिन x2 x3 का आपने रिस्पॉन्स किया, लेकिन इस केस में क्या कर देंगे रिसर्चर, आपका जो पूरा फॉर्म है उसको डिलीट कर देंगे, इसको एलिमिनेट कर देंगे। सो ये होता है आपका केस वाइज डिलीशन का डेफिनेशन। सो हम फिर से एक बार देख लेते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। केस वाइज डिलीशन क्या होता है, अगर आपने आपके जो फॉर्म है, जो सेट्स ऑफ क्वेश्चन है, उसमें आपने कुछ क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स नहीं करा, उसको ब्लैंक रख दिया, सो रिसर्चर पूरा का पूरा आपका फॉर्म डिलीट कर देंगे, उसको एलिमिनेट कर देंगे, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन पेयर वाइज डिलीशन क्या होता है कि आपका जो मान लो एक सेट्स ऑफ क्वेश्चन है, उसमें आपने जो जो क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स करा है, रिसर्चर्स को एनालाइज करेंगे, ना कि पूरे फॉर्म को डिलीट कर देंगे और एलिमिनेट कर देंगे। लेकिन केस वाइज में क्या होता है, रिसर्चर अगर आपने एक भी क्वेश्चन को, अपने जो भी क्वेश्चंस को रिस्पॉन्स नहीं करा है, ब्लैंक रख दिया, तो रिसर्चर पूरे के पूरे फॉर्म को एलिमिनेट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। सो ये आपकी हो जाएगी केस वाइज डिलीशन की डेफिनेशन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, to standardize a scale, subtract dash from dash and divide by dash। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आपको किसी भी स्केल को स्टैंडर्डाइज करना है तो उस केस में आप क्या करोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम किसी भी स्केल को स्टैंडर्डाइज क्यों करते हैं, बिकॉज जो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, उनको कंपेयर करने के लिए हम किसी भी स्केल को स्टैंडर्डाइज करते हैं। अब किसी भी स्केल को आप किस तरीके से कंपेयर करेंगे, अब मान लो आपके पास कोई क्वांटिटी है जो सेंटीमीटर्स में है, कुछ मीटर्स में है, कुछ किलोमीटर्स में है, तो आप क्या करते हो, उनको मेजर करना, उनको थोड़ा कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप स्टैंडर्डाइज करते हो उस पर्टिकुलर स्केल को। अब किसी भी स्केल को स्टैंडर्डाइज करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, स्केल इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। सिग्मा होता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन, x का मतलब होता है आपके ऑब्जर्वेशंस, कि आपने क्या ऑब्जर्व करा है, आपको जो भी डेटा मिला है वो आपके ऑब्जर्वेशंस होता है। म्यू का मतलब होता है मीन, जिसको हम एवरेज भी कहते हैं। ओके, तो स्केल को, किसी भी स्केल को स्टैंडर्डाइज करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना होता है। x मतलब आपके ऑब्जर्वेशन, और इस क्वेश्चन के लिए x हम कहते हैं स्कोर को। आपके पास जो भी डेटा मिल गया आपको, वो हो जाएगा आपका स्कोर, माइनस म्यू मतलब मीन और एवरेज, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसको हम सिग्मा कहते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या आप मीन में से स्कोर को माइनस करोगे, देन डिवाइड करोगे स्टैंडर्ड डिविएशन। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सब्सट्रैक्ट मीन फ्रॉम स्कोर एंड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये आप किसी भी स्केल को स्टैंडर्डाइज करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ एन इंटरव्यू इज कंडक्टेड विद अ रिस्पोंडेंट who does not meet the qualification for study, what kind of bias has occurred। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इंटरव्यू कंडक्ट करवाया गया जिसमें ऐसे रिस्पोंडेंट सिलेक्ट करे गए जो वो स्टडी के लिए क्वालिफाइड नहीं थे।
सो ये कौन से बायस का टाइप होगा हमें ये फाइंड आउट करना है। जैसे मतलब इस क्वेश्चन का मैं आपको और इजी वे बताती हूँ और इजी तरीके से समझाती हूँ। मान लो रिसर्चर का एम था, यहाँ पर रिसर्चर को स्टडी करना था ऐसी फीमेल्स जिनकी एज अबव 40 है। ओके, ऐसे लोगों, ऐसे फीमेल्स पर रिसर्चर को स्टडी करना था, लेकिन रिसर्चर ने बाय मिस्टेकली ऐसी फीमेल्स को सिलेक्ट कर लिया जिनकी एज अबव 30 है लेकिन 40 से कम है। तो यहाँ पर रिसर्चर ने जो फीमेल्स को सिलेक्ट कर लिया वो फीमेल्स इस केस में रिस्पॉन्स करेंगी, ये फीमेल्स रिस्पॉन्स करेंगी क्योंकि इनको सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन जो स्टडी का एम था, जो स्टडी का टॉपिक था, वो तो था रिसर्चर का जो फीमेल्स ऐसे जिनकी एज अबव 40 है उन पर रिसर्चर को स्टडी करना था। लेकिन इस केस में जो रिसर्चर ने क्या कर लिया, ऐसी फीमेल्स चूज कर लिया जिनकी एज 30 से ज्यादा है लेकिन 40 से कम है। सो इस केस में रिसर्चर को जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो रॉन्ग रिस्पॉन्स मिलेगा, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। सो ये आपका हो जाएगा रिस्पॉन्डेड बायस में। सो आपकी जो डेफिनेशन गिवन है, जो आपको यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है, ये हो जाएगी आपके रिस्पॉन्डेड बायस की। अब रिमेनिंग ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए पोजीशन बायस। पोजीशन बायस क्या होता है, जिसमें रिसर्चर एक सेट ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। मान लो इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है। अब रिस्पोंडेंट क्या करेंगे, जो टॉप के क्वेश्चन है उनको बहुत अच्छे से फिल करेंगे और जो बाकी के रिमेनिंग है उसको इग्नोर कर देंगे, इतने अच्छे से नहीं देखेंगे। तो ये हो जाएगा आपका पोजीशन बायस में। तो ये आपको जो आपको डेफिनेशन गिवन है ये पोजीशन बायस की डेफिनेशन नहीं है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी लाइफस्टाइल बायस। अगेन ये लाइफस्टाइल मतलब ये कोई लाइफ से रिलेटेड नहीं क्वेश्चन आपको गिवन है, तो ऑब्वियसली आपको ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी नॉन रिस्पॉन्स बायस। नॉन रिस्पॉन्स बायस क्या होता है कि आपको जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो कुछ ही रिस्पॉन्स ना मिले, कुछ ही इंफॉर्मेशन ना मिले, लेकिन इस केस में आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है लेकिन जो वो रॉन्ग है। ओके, आपको यहाँ पर इस केस में इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी रिस्पॉन्डेड बायस। रिस्पॉन्डेड बायस क्या होता है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिले वो रॉन्ग मिल जाती है और रिसर्चर ऐसे रिस्पोंडेंट को चूज कर लेते हैं जो वो स्टडी के लिए क्वालिफाइड नहीं है। सो उस केस में रिसर्चर को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, रॉन्ग रिस्पॉन्स मिल जाता है। सो वो आपका हो जाएगा रिस्पॉन्डेड बायस में। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी रिस्पॉन्डेड बायस। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a nominal scale is used, it is permissible to calculate which of the following statistics। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, अगर आप नॉमिनल डेटा यूज कर रहे हो, नॉमिनल स्केल यूज कर रहे हो, तो उसको उस डेटा को कैलकुलेट करने के लिए आप कौन सा स्टैटिस्टिक्स टूल का यूज करोगे। सो रिमेंबर, नॉमिनल स्केल क्या होती है आपकी, जिसमें आपके पास जो भी डेटा होता है वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं होता है आपके पास, बल्कि नॉमिनल स्केल ऑफ डेटा में, नॉमिनल स्केल में जो भी आपके पास डेटा होता है, नॉमिनल डेटा में आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसको आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके फीचर्स के बेसिस पर उनको डिवाइड कर लेते हो, उनको कैटेगराइज कर लेते हो। तो यहाँ पर आपके पास नंबर्स में नहीं होता है इंफॉर्मेशन, दैट्स वाई आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मीन तो हम कोई नंबर्स को कैलकुलेट करके एवरेज निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी नंबर्स के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी अगेन रेंज में भी नंबर होता है, तो यहाँ पर रेंज आप निकालते हो, किसी चीज का रेंज निकालोगे तो ये भी नंबर्स के फॉर्म में हो जाएगा। सो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन डी मोड क्या होता है कि आपके पास कुछ ऐसा डेटा हो जिसमें एक ऐसी क्वांटिटी हो, कुछ ऐसी वैल्यूज हो, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो सबसे मैक्सिमम बार रिपीट हो रही है, तो उसे हम कहते हैं मोड। जैसे नॉमिनल में आपके पास जो भी डेटा होगा वो डेटा में सबसे ज्यादा बार, जैसे सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, मान लो कुछ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के आपके पास इंफॉर्मेशन है जो ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, तो उसको मेजर करने के लिए आप मोड स्केल का यूज करोगे, मोड टूल का यूज करोगे। दैट्स वाई आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी मोड। नेक्स्ट, मल्टीकोलिनियरिटी अकर्स व्हेन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि मल्टीकोलिनियरिटी कब अकर होती है। अब मल्टीकोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो मैं इस केस में मैं एक स्टडी कर रही हूँ और मैं ये देख रही हूँ एयर, वाटर, विंड, टेम्परेचर, ये सारे मेरे इस केस में क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैं इफेक्ट देखूंगी
कि प्लांट की ग्रोथ पर क्या हो रहा है, और प्लांट की ग्रोथ मेरा हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि मैं प्लांट की ग्रोथ को ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो इस केस में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मेरे पास, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर जब ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एक दूसरे से कोरिलेटेड हो, ये बहुत सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और ये एक दूसरे से हाईली कोरिलेटेड है, हाईली इंटर कोरिलेशन है इनके बीच में, एयर, वाटर, विंड एंड टेम्परेचर, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। तो इस केस में आप ये कहोगे कि मल्टी कोलिनियरिटी कब अकर होती है, जब आपकी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये एक से ज्यादा हो और इनके बीच में हाई कोरिलेशन हो, ये एक दूसरे से इनके बीच में हाई इंटर कोरिलेशन होगा, तब आप उसको कहोगे, इस फेनोमेना को आप कहोगे मल्टी कोलिनियरिटी। ओके, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, देयर आर हाई इंटर कोरिलेशन अमंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देन हम रिमेनिंग ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक दूसरे से डिफरेंट, एक दूसरे से डिफरेंट तो नहीं होता है, बिकॉज इनमें क्या है, हाई इंटर कोरिलेशन, एक दूसरे से हाईली कोरिलेटेड है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर इररिलेवेंट। इररिलेवेंट मतलब एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इनके बीच में हाई कोरिलेशन है, एक दूसरे से हाईली कोरिलेटेड है ये। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन बी, देयर आर टू मेनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। हाँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तो हमारे पास बहुत ज्यादा है, लेकिन मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है, आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत ज्यादा हो और उनमें जो रिलेशन है वो हाईली एक दूसरे से कोरिलेटेड होना चाहिए। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, आप कहोगे कि 50% सही है, लेकिन ये टोटली आपका आंसर करेक्ट नहीं होगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब क्या होता है, आपके पास बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होने चाहिए, बट उनके बीच में जो रिलेशन है वो हाईली इंटर कोरिलेशन होना चाहिए, वो हाईली एक दूसरे से उनके बीच में हाईली इंटर कोरिलेशन होना चाहिए, एक दूसरे से उनके बीच में कोरिलेशन होना चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, तब आप कहोगे कि वो फेनोमेना जो है वो आपका मल्टी कोलिनियरिटी है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, देयर आर हाई इंटर कोरिलेशन अमंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। नेक्स्ट, a recent study of a car owners indicated the 10% felt brand A had the best quality, 9% felt brand B did, and 6% felt other models did. The remainder had no opinion. The advertising claimed that most car owners who have gave an opinion believe that brand A has the best quality is an example of dash which is dash. इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ये एग्जाम्पल किस ऑप्शन का एग्जाम्पल होगा। अब इस एग्जाम्पल में यह बताया गया है कि एक स्टडी कंडक्ट करवाई गई जिसमें कुछ कार ओनर्स थे, उन्होंने बताया कि कौन से ब्रांड कौन सी ब्रांड की क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो यहाँ पर 10% कार ओनर्स ने कहा कि ब्रांड ए जो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बेस्ट क्वालिटी है। 9% कार ओनर्स ने कहा ब्रांड बी की क्वालिटी बहुत अच्छी है। 6% ने कहा कि दूसरे जो अदर्स मॉडल है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इस केस में बस इतने ही लोगों का रिस्पॉन्स आया, इतने ही लोग ने रिस्पॉन्स करा। देन उसके बाद एक एडवर्टाइज कंडक्ट करा गया, एक एडवर्टाइज की गई और जिसमें एडवर्टाइज में ये बताया गया कि जो ज्यादातर जो कार ओनर्स है उन्होंने ये कहा, उनका बिलीव ये है, उनकी ओपिनियन ये है कि जो ब्रांड ए है, ब्रांड ए की कार जो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो ये किस चीज का एग्जाम्पल होगा? तो ये तो यहाँ पर कंफर्म है, जो रिसर्च की गई है वो करेक्ट वे से की गई। रिसर्च में रिसर्चर कोई बायस नहीं है, क्योंकि रिसर्चर ने ये बताया, रिसर्चर ने प्रॉपर वे में बताया कि कितने लोगों का रिस्पॉन्स है, कितने लोगों ने रिस्पॉन्स करा है। अब जैसे कि टोटल 100% में से सिर्फ 25% ने यहाँ पर रिस्पॉन्स करा है। आप इनको टोटल करिए, 10, 6 एंड 9% को, बस इतने ही लोगों का, इतने ही कार ओनर्स का रिस्पॉन्स था, तो ये 25% हो गया। लेकिन 75% ने तो रिस्पॉन्स ही नहीं करा। तो इस केस में रिसर्चर ने ये भी बताया है कितने लोगों ने रिस्पॉन्स करा और कितने लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं करा। अब इसके बाद एडवर्टाइज कंडक्ट करवाया गया। एक एडवर्टाइज में ये बताया गया कि कार ओनर्स जो थे उनका ओपिनियन ये था कि जो ब्रांड ए है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर रिसर्च में कोई बायस नहीं किया गया, रिसर्च एथिकल थी, रिसर्च में सच्चाई थी, जो सच था रिसर्च ने पूरा बताया गया। लेकिन यहाँ पर जो एडवर्टाइज कंडक्ट करवाया गया उसमें उन्होंने अनएथिकल वे से बताया, मतलब झूठ बोला है। यहाँ पर ये कहा है कि मोस्ट ऑफ द कार ओनर्स का ये बिलीव है कि ब्रांड ए की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन ज्यादातर लोगों का रिस्पॉन्स ही नहीं था, क्योंकि 25% का ही रिस्पॉन्स था, 75 लोगों का तो रिस्पॉन्स ही नहीं था। तो इस केस में जब आपकी एडवर्टाइज होगी, एडवर्टाइज आपकी मिसलीडिंग रिपोर्टिंग होगी।
मिसलीडिंग मतलब आपको कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देना, कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे देना, कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे देना जो कि अनएथिकल है, ये सच्चाई नहीं है, ये ट्रुथ नहीं है। तो यहाँ पर आपका ये एग्जाम्पल हो जाएगा मिसलीडिंग रिपोर्टिंग एंड अनएथिकल। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड thank you for watching this video. I hope this lecture is helpful for you all and good luck with your preparations.